हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नितिन और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और एनसीईआरटी के अंदर इसका नाम दिया हुआ है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चैनल की प्रमोशन जो कि बहुत ज़रूरी है। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच ऐसे सपोर्ट करने के लिए। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। आफ्टर दैट ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, बायो-सावर्ट लॉ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इस चैप्टर के मेन टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर आप कवर करेंगे दैट इज बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। उसके बाद आ जाता है साइक्लोट्रॉन और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और लास्ट में कन्वर्जन आ जाता है कि एक गैल्वेनोमीटर जो है वर्क एज एन एमीटर कैसे वर्क करता है वो, और वर्क एज अ वोल्ट मीटर कैसे वर्क करता है। तो ये 4-5 टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ऐसे सपोर्ट करते रहना, वीडियो को एंड तक देखना। आज का जो अपना चैप्टर जो लेक्चर रहेगा बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा, बिल्कुल बेसिक लेक्चर रहेगा और इस चैप्टर की स्टार्टिंग रहेगी, ठीक है। कल के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे का जो मेन पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहले तो चैप्टर के बारे में समझते हैं कि चैप्टर का जो नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, या आप बोल देते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे कि फर्स्ट सेकंड चैप्टर अपन ने किया था कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो अपने अराउंड एक वो फील्ड क्रिएट करता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और वही चार्ज जब मोशन में आ जाता है तो वो उसका मोशन पे आगे 2 टाइप मैंने आपको बताया था ना चैप्टर के अंदर। देखो इस फर्स्ट बुक के अंदर चार्ज के अराउंड ही आप रिवॉल्व कर रहे हैं, सारी बातें चार्ज के ऊपर करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अपन ने किया कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो जब देखिए जब चार्ज क्या होता है रेस्ट पे होता है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो अपने अराउंड वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और जब चार्ज जो है वो मोशन के अंदर आ जाता है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या 0 नहीं होती। मोशन मतलब कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन में आ जाता है। तब वो अपने अराउंड क्या करता है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है प्लस मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। और जब चार्ज का जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, कैसा मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, तो वो अपने अराउंड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है, ईएम वेव्स जिसको आप बोल देते हैं। तो इसके ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर आगे चैप्टर नंबर 8 आप कवर करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर किया, थर्ड चैप्टर के अंदर अपने वही बात करने लगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की कि जब वो चार्ज मूव करना शुरू कर देता है तो उसके बारे में अपने किया स्टार्ट किया, ठीक है। अब मूव करने के बाद उसका एक और फील्ड क्रिएट हुआ दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, जिसके बारे में अब स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर से आगे सर आप मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 एसी के ऊपर आप बात करेंगे जो इसी की वजह से आगे बनाता है, ठीक है। फैराडेज लॉ, ठीक है, अपने मोस्ट फेवरेट है फैराडेज का ऊपर कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आज आप डिस्कस करने वाले हैं बेटे मेनली, ठीक है। अच्छा, इससे पहले क्या था, चलिए आप मैं तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी इसके बारे में बता दूं, इंट्रोडक्शन करवा दूं तुम्हें मैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल बी वेक्टर से। वेक्टर मींस मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे आपने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड भी किया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, कोई भी मैग्नेट है, मान लो अभी ये एक मैं बार मैग्नेट ले रहा हूं, ये अपने अराउंड क्या करेगी, एक रीजन क्रिएट कर देगी, अपना एक इलाका। जैसे आपने बोला था ना एक चार्ज अपने अराउंड एक रीजन क्रिएट कर देता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ऐसे ही कोई भी मैग्नेट होगी, ठीक है, चाहे वो करंट कैरिंग कंडक्टर हो, चाहे कोई भी वैसे मैग्नेट पड़ी हुई है, तो अपने अराउंड क्या करेगी, वो एक रीजन क्रिएट कर देगी। इस रीजन के अंदर
कोई और ऐसा मैग्नेटिक सब्सटेंस या कोई और मैग्नेट आ जाएगी, ठीक है, या कोई ऐसा मटेरियल आ गया जिसको ये मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे अगर मैं बात करूं आयरन की, निकल की, कोबाल्ट की, तो वो क्या करने लग जाएंगे, वो फोर्स, मान लो ये एक ऐसा पीस आ गया आयरन का इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये पीस ऑफ आयरन क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर देगा। तो जैसे ये फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर देगा तो आप बोलेंगे ये किसके अंदर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच magnetic substance experience a force, that region is known as magnetic field। क्लियर है बेटे ये बात? तो आप साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाना, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमेशा शेयर करना, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी बताया कि ऊपर मैंने वेक्टर लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ बेटे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा इसके एसआई यूनिट मैं बताऊंगा बेटे। देखो, फोर्स निकालने का आगे आप करने वाले हैं, फोर्स निकालने का फॉर्मूला एक होता है IBL, आगे करने वाले, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बना सकते हो। तो F इज इक्वल टू क्या, B इज इक्वल टू क्या हो गया, F बाई IL, वेयर F इज अ फोर्स, फोर्स का क्या होगा न्यूटन, I क्या होता है करंट, करंट का क्या होगा एम्पियर, लेंथ का क्या होता है मीटर। तो ऐसा यूनिट एक तो बन गया बेटे, न्यूटन पर एम्पियर मीटर इज ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक सेकंड आप इसका ऐसा यूनिट और भी बना सकते हो कि F इज इक्वल टू होता है बेटे QVB से, ये आगे आप करने वाले हैं, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। F इज, ये फॉर्मूले कहाँ से सर आप ला रहे हो, तो ये फॉर्मूले आगे आप ड्राइव करेंगे, तो मैं थोड़ा सा एडवांस में बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से भी B इज इक्वल टू क्या हो गया, F बाय QV, तो यहाँ से भी आप इसका यूनिट बना सकते हैं न्यूटन, और Q क्या होता है चार्ज, चार्ज क्या होता है कूलम, और V इज अ वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर यहाँ रहेगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर, ठीक है। एक और इसका ऐसा यूनिट है, सेकंड थर्ड इसका ऐसा यूनिट एक और आप बना देते हैं। जैसे आपने वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया, फाई इज इक्वल टू EA, फाई इज इक्वल टू EA इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और E इज इक्वल टू क्या था, फ्लक्स बाय एरिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, BA, ठीक है। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई बाय A, तो फ्लक्स का क्या होता है वेबर, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअल में ये फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो वेबर होता है, ठीक है, ध्यान रखना बेटे। तो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर एक और यूनिट बन गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैंने 3 यूनिट बना दिए यहाँ पर, एक ऐसा यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर, ठीक है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब सबसे ज़्यादा जो इसका यूनिट यूज किया जाता है वो है टेस्ला, टेस्ला जिसको कैपिटल T के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ऑन द नेम ऑफ द ओनर निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला, उन्हीं के नाम के ऊपर इसका ऐसा यूनिट रखा गया टेस्ला, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल T के साथ। और एक इसका यूनिट होता है वो होता है गॉस, क्या होता है गॉस। सर कौन इतने यूनिट बताए जा रहे हो, काम कौन सा आने वाला है, तो काम बेटे सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है टेस्ला, और कई NCERT के 2 न्यूमेरिकल के अंदर ये यूनिट भी यूज़ किया गया गॉस। और आपको ध्यान में रखना है कि 1 गॉस किसके इक्वल होता है, तो 1 गॉस होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होता है। ध्यान रखना बेटे ये बात, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये यूनिट आपके ना जो अजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं या और किसी टाइप के जो क्वेश्चन होंगे MCQs हैं उनके अंदर पूछ सकता है कि ये किसका यूनिट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड के कौन कौन से यूनिट है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर, और वेबर पर मीटर स्क्वायर, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टेस्ला और गॉस, और 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होता है। क्लियर है ये सारी बातें, नोट कर लिया, इरेज कर दूं मैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसकी कहानी के ऊपर। कहानी क्या है कि जब
इस चैप्टर के बारे में एक्चुअल में पता चला था, तो उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग पढ़ा जाता था बेटे। इलेक्ट्रिसिटी को अलग पढ़ते थे, मैग्नेटिज्म को अलग पढ़ते थे। लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाले जो थे, सबसे पहले एक इटालियन ज्यूरिस्ट हुए हैं जिनका नाम था रोमैग्नोजी। रोमैग्नोजी एक इटालियन ज्यूरिस्ट थे या फिलोसफर भी थे ये। इन्होंने 1802 के अंदर, कब? 1802 के अंदर इन्होंने बताया था कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर से आप करंट पास करवाते हो तो अपने अराउंड वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो उसने उस टाइम बता दिया था, और वहाँ के एक जो लोकल न्यूज़पेपर है उसके अंदर इसका ये जो आर्टिकल था ये पब्लिश भी हुआ था, लेकिन इतना फेमस नहीं हो पाया। ठीक है, इसके 18 साल बाद मतलब 1820 के बीच में, 1820 को एक जर्मन साइंटिस्ट हुए, फिजिसिस्ट हुए, उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। जो मेनली ये आप ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट्स के नाम से फेमस हुआ। ठीक है, ऑस्टर्ड ने क्या देखा, इसी चीज को ही उसने दोबारा एक्सप्लेन किया। उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और बोला जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट बाय चांस हुआ था कि एक दिन ऑस्टर्ड लैब के अंदर बैठा था, और ये चीज़ें आपने 9th-10th में भी पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, है ना, कि लैब में बैठा था, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था कि एक कंडक्टर, उसके पास एक वायर थी जिसमें से उसने करंट पास करवाया, और जैसे ही करंट पास करवाया तो क्या देखता है कि पास पड़ी हुई एक जो मैग्नेटिक कंपास है, तो वो क्या करनी, डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। तो ऑस्टर्ड क्या देखता है कि आसपास कोई और मैग्नेट तो है नहीं जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट किसकी वजह से होगी? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से बना अब? तो फिर उसने ध्यान दिया कि जब मैं इस वायर में से करंट पास करवा रहा हूँ तो ये वायर अपने अराउंड क्या कर रही है? एक फील्ड क्रिएट कर रही है, और इसी फील्ड को की वजह से ये क्या हो रही है, वो जो कंपास पड़ी हुई है वो साथ में क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट हो रही है। तो उसकी कुछ ऑब्जर्वेशन रही यहाँ पर। ठीक है, ऑस्टर्ड की क्या ऑब्जर्वेशन थी? हाँ जी, तो आप करने वाले हैं बेटे ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। आप हेडिंग बना सकते हो, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था? 1820 के उन्होंने किया था अपना ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और उसकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी? मैं थोड़ा सा इधर से इरेज करने वाला हूँ बेटे। ठीक है, कर लिया होगा ना आपने ये, राइट? तो मैं इरेज करने वाला हूँ स्टार्टिंग से ही, थोड़ा सा आप यहाँ से करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या थी ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट की? ऑब्जर्वेशन देखिए, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया ऑस्टर्ड ने, कि मान लो ये एक वायर है, ए बी वायर है। ठीक है, इस वायर में से उसने क्या किया? करंट पास करवाया, बैटरी अटैच कर दी यहां पर। ठीक है, करंट पास करवाया, ऐसे चल रहा है करंट, उसमें से इस वे के अंदर करंट फ्लो करवा रहा है वो। ठीक है, और पास पड़ी हुई एक कंपास, जो मैग्नेटिक निडल है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वो इस वे के अंदर क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे करंट वो इस वे के अंदर फ्लो करवा रहा है, मैग्नेटिक निडल क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसका ऊपर पॉइंट बना के इसके नोट्स भी बनाते जाते हैं। व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम अ करंट कैरिंग कंडक्टर it behaves like a magnet. It behaves like a magnet. It behaves like a magnet. जब भी आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक ऐसी वायर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसमें से आप करंट पास करवाते हो, तो वो जो कंडक्टर था, वो वायर है, बिहेव लाइक अ मैग्नेट बन जाती है। ठीक है, अच्छा, मैग्नेट बनेगी तभी तो ये निडल क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अब सेकंड उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? उसने ना क्या किया, इसी के अंदर पहले करंट की डायरेक्शन ये थी,
ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन उनकी क्या थी कि इसी ए बी वायर के अंदर बैटरी की डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दिया, पॉजिटिव इस तरफ कर दिया, नेगेटिव इस तरफ कर दिया। समझ गए, बैटरी की डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी। अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है बेटे, अब करंट की डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी। अब करंट इस वे के अंदर फ्लो कर रहा है, ऐसे बी से ए की तरफ, ऐसे सॉरी ए से बी की तरफ। तो जैसे ही उसने करंट की डायरेक्शन चेंज की तो क्या देखता है, जो निडल पहले इस तरफ जा रही थी अब उस निडल की डिफ्लेक्शन भी किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। तो उसने क्या देखा कि जब भी आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि ये निडल अब इस पहले इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रही थी, अब इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है। क्लियर है ये बात। तो सेकंड पॉइंट क्या था, व्हेन, ये लिख लें, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड change when the direction of flow of current, when the direction of flow of current is changed. The direction of magnetic field क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, या आप बोल दें रिवर्स हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज चेंज्ड। ठीक है, ये आप जैसे ही मर्जी आप लिख सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज चेंज्ड। ठीक है, हाँ जी, ये दो ऑब्जर्वेशन थी इसकी ओस्टेड की। ठीक है, पहले क्या थी कि जब भी एक करंट में एक वायर में से आप करंट फ्लो करवाते हो, इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। सेकंड इसकी क्या थी, अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये दो ऑब्जर्वेशन थी ओस्टेड की। ठीक है, इन्होंने ये बातें बता दी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट पास करवाते बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, और इसके ये बताते ही जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म को अलग अलग पढ़ाया जाता था उनको इकट्ठा करके एक ब्रांच बना देगी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब जो आप फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अच्छा, अब इसने बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अब उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इसके बारे में यहां पर दो तीन रूल्स आए। फर्स्ट रूल के ऊपर मैं बात करूं, यहां पे इरेज कर दूं बेटे इसको मैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसके ऊपर जो फर्स्ट रूल बना, ठीक है, दैट इज स्नो रूल। ठीक है, ये सारा कुछ 10th के, अभी तक +2 लेवल का कुछ नहीं शुरू हुआ बेटे, दैट इज स्नो रूल। अब ये स्नो रूल क्या था, S स्टैंड फॉर साउथ, N स्टैंड फॉर नॉर्थ, O स्टैंड फॉर ओवर, W स्टैंड फॉर वेस्ट। ये रूल क्या था कि अगर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ, मतलब इस वे के अंदर कंपास पड़ी हुई है। ठीक है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये ए बी वायर थी, उसके अंदर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। ठीक है, करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और एक कंपास को मैंने क्या किया, एक निडल को, मैग्नेटिक निडल को इसके ऊपर ऐसे प्लेस कर दिया, उसके पास प्लेस कर दिया, तो क्या होगा कि इसकी जो निडल है, ये जो मैग्नेटिक निडल होगी, ऑलवेज डिफ्लेक्ट वर्ड वेस्ट, वो हमेशा वेस्ट की तरफ क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। तो ये रूल क्या था, देखिए एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इसको, आप लिख लेना अपनी लैंग्वेज के अंदर भी। व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड ए निडल प्लेस्ड over the current carrying conductor, then the deflection of the needle always toward the west. फिर से बता देता हूं बेटे, when current flow from south to north and a compass placed over the current carrying conductor, then the needle always deflect toward west. That is the rule. कौन सा रूल था, स्नो रूल, जिसने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई। ठीक है, ऐसा ही एक और रूल आया, दैट इज एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर
स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या था? मान लो ये एक मोटू सेठ जो है, डम डम डम, ये एक मोटू सेठ है, ठीक है। अब ये मोटू सेठ स्विम कर रहा है इस तरफ, ऐसे छपक छपक स्विम करता जा रहा है। तो अगर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम फुट टू हेड की तरफ, अगर इसके करंट फ्लो कर रहा है कैसे बेटे? फुट टू हेड की तरफ, तो हमेशा निडल किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी? इस मोटू के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। फिर से बता देता हूं एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है। अगर सपोज कर लेते हैं एक मैन जो है वो स्विम कर रहा है, एक ये पतला सा मैन जो है वो स्विम कर रहा है और करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है फ्रॉम फुट टू हेड की तरफ, मतलब ऐसे स्विम कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम फुट टू हेड की तरफ, तो डिफ्लेक्शन जो होगी निडल की वो हमेशा उसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगी। दैट इज द एम्पियर स्विमिंग रूल। इफ अ मैन swim and the current flow from their foot to head, then the deflection of needle always toward his left hand side, ठीक है। that is the ampere swimming rule, ठीक है। ऐसा ही एक रूल आया, that is मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ये सारे रूल समझते जाना, 10th के अंदर ऑलरेडी आपने किए हुए थे। ये मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? अगर मान लो आपने क्या किया हुआ है कि मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको आपने अपने राइट हैंड के अंदर क्या किया हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। राइट हैंड थंब रूल के अंदर क्या कहता है? थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड कर्ल फिंगर, ये जो है फिंगर, कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इस वे के अंदर आपने कंडक्टर को रखा, करंट फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो थंब ऊपर की तरफ गया, तो कर्ल फिंगर इस वे के अंदर आ रही है बेटे, समझ रहे हो क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस वे के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेगा इसमें? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है, क्लियर है। और वही अगर करंट की डायरेक्शन मैं नीचे की तरफ कर दूं, करंट की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ बन गई? ईस्वर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, समझ गए। अगर करंट की डायरेक्शन क्या है? ऐसे नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरफ, समझ गए। अब इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या आएगी जो आपको नोट करनी है यहाँ पर, इसको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं, या मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना बेटे, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है। जैसे स्क्रू घुमा रहे हैं ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, ठीक है, स्क्रू के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक पॉइंट और आपने जो अपनी फेयर नोटबुक के अंदर नोट्स के अंदर नोट करना है, वो ये, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, जो एक और पॉइंट जो आपने नोट करना है बेटे, देखिए अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो यहां पर रूल लगा रहा हूं मैं, ऊपर की तरफ, तो इस डायरेक्शन में करंट गया, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाएंगी, यहां से क्या आएंगी? बाहर की तरफ। तो जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है उनको हमेशा क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आती हैं उनको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस सिंबल से। या आपने अपनी नोटबुक के अंदर भी नोट करना है बेटे, ठीक है। क्रॉस साइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्रॉस साइन रिप्रेजेंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनटू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर जा रहा है, यहां से एंटर कर रहे हैं अंदर, और यहां से क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है, ठीक है। और डॉट साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, हाँ जी, आउटसाइड द प्लेन, वो बाहर, प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है, क्लियर है। ऐसे ही अगर इधर से करंट की डायरेक्शन आपने चेंज करी, तो इधर देखिए यहां पर रूल लगाइए, अंदर इस तरफ जा रहा है करंट, तो करंट की डायरेक्शन में थंब,
इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो अंदर गया तो क्रॉस, बाहर आया तो डॉट। क्लियर है ये बात? तो आज के लेक्चर के अंदर बेटे बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे आप बायो सावर्ट लॉ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ तक जितने भी साइंटिस्ट हुए उन्होंने ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसके बारे में बताने वाले थे बायो सावर्ट लॉ, जो कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अपन देखेंगे। तो थैंक यू सो मच बेटे ऐसे सपोर्ट करने के लिए। तो जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।